हाँ जी बेटा, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स। यानी कंपनी की जितनी भी बैठक होंगी, जितनी भी मीटिंग्स होंगी, वो किस किस प्रकार की हो सकती हैं। कल हमने इसका एक डायग्राम टाइप पढ़ा था कि सिर्फ 4 तरह की मीटिंग्स होती हैं, या तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो सकती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग हो सकती है, और डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है। क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था 2 टाइप के थे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो कि आपके परचेजेस के रिगार्डिंग क्रेडिटर्स हैं, और लॉन्ग टर्म वाले जिनसे आपने लोन लिया है, जिनको आपने फ्यूचर में यानी 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के बाद जिनको पेमेंट करना है, वो सारे कंपनी के क्रेडिटर्स। तो ऐसे व्यक्ति भी कंपनी से संबंधित निर्णय लेने के लिए कंपनी की मीटिंग्स बुला सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे हमने कहा था, इक्विटी शेयर्स होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। इसमें एक टर्म आएगी डी फैक्टो ऑनर्स। डी फैक्टो ऑनर्स का मतलब जो कंपनी के वास्तविक ऑनर होते हैं। अगर सदस्य की बात करें, मेंबर की बात करें, तो इक्विटी वाले और प्रेफरेंस वाले ये दोनों शेयर होल्डर्स कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कंपनी के वास्तविक ऑनर सिर्फ इक्विटी वाले होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है, उनके पास अधिकार है कि वो कंपनी के बिजनेस को चला सकते हैं, कंपनी से संबंधित निर्णय ले सकते हैं, वोटिंग राइट्स उनके पास होते हैं। तो ऐसे शेयर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से शेयर होल्डर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक से ज़्यादा जगह पे फैले होने की वजह से सभी शेयर होल्डर्स एक ही टाइम पे किसी कंपनी के बिजनेस को नहीं चला सकते। इसीलिए शेयर होल्डर्स अपने बिहाफ पे उस कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए कुछ व्यक्ति अपॉइंट करते हैं, जिनको हम संचालक या डायरेक्टर्स कहते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स मिलकर कंपनी के बिजनेस को चला रहे हैं तो वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम अपने द्वारा ली गई कंपनी के शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसीलिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराई जाती है, ताकि शेयर होल्डर्स को कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में पता चल सके, कंपनी कितने डिविडेंड दे रही है, कितने देने की कैपेसिटी है, क्या डिविडेंड को कम या ज़्यादा किया जाना चाहिए। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराई जाएगी। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई चेंजेस करने हैं, उनको अपॉइंट करना है, रिन्यूअल करना है किसी डायरेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट का, किसी डायरेक्टर को आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। क्रेडिटर्स की मीटिंग, जिन व्यक्तियों से आपने लोन लिया है उनकी मीटिंग बुलाई जा सकती है। या फिर डिबेंचर होल्डर्स, या तो कंपनी शेयर्स इशू करती है या कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो डिबेंचर होल्डर्स के लिए अलग से एक मीटिंग कॉल की जा सकती है, जिसका हम एक स्पेसिफिक नाम रख देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। तो बच्चे अब हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की मीटिंग्स को हम डिस्कस करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि वार्षिक सभा, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी सामान्य, और अगर उसके आगे एक्स्ट्रा वर्ड लग गया तो असामान्य, असाधारण मीटिंग, तीसरा क्लास मीटिंग, जो हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। कंपनी अलग अलग डिनोमिनेशन के शेयर्स को इशू करती है, जैसे 10 रुपीज़ वाला, 20 वाला, 50 वाला। तो अलग अलग रुपीज़ वाले, अलग अलग डिनोमिनेशन या फेस वैल्यू वाले शेयर्स को हम अलग क्लास वाले शेयर्स बोलते हैं। तो सिर्फ जब आप 20 रुपीज़ वाले शेयर्स के रिगार्डिंग कोई डिसीजंस लेना चाहते हो, तो ऐसे डिसीजन को लेने के लिए सिर्फ आप 20 रुपीज़ वाले शेयर्स जिनके पास है उन्हीं व्यक्तियों को बुलाओगे। उसको हमने क्लास मीटिंग्स कहा था। एक और टर्म आती है बच्चे, स्टैट्यूटरी मीटिंग यानी कि वैधानिक सभा। 1956 एक्ट जब था, कंपनीज एक्ट, उस टाइम पे वैधानिक मीटिंग का बुलाना ज़रूरी था। लेकिन जब से ये एक्ट चेंज हुआ है, अमेंडमेंट्स हुए हैं, अब ये कंपनीज एक्ट 2013 बन गया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में इस स्टैट्यूटरी मीटिंग के प्रोविज़न को, इसके सेक्शन को हटा दिया गया है।
अदरवाइज कोई आपसे पूछे क्या कोई वैधानिक मीटिंग भी होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग भी होती है, आप कहोगे यस, क्योंकि कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, उसमें हमें दिया गया था कि इस तरह की मीटिंग बुलाना ज़रूरी है, ये वैधानिक रूप से मान्य है। कंपनीज एक्ट 1956 ने इसको डिफ़ाइन किया है। लेकिन जब नया एक्ट बनाया गया 2013 वाला, तो उसमें इस वैधानिक सभा से संबंधित नियम को हटा दिया गया। गर्ल्स यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है बच्चे, यस मैम। चलिए अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग मैंने आपको बताया है, शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपने बिजनेस को खुद नहीं चला सकते, इसलिए वो डायरेक्टर्स के थ्रू अपने बिजनेस को कंडक्ट कराते हैं। तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, इसीलिए उनकी मीटिंग्स कराई जाती हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग दो टाइप की होंगी, वार्षिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि वार्षिक सामान्य सभा। देखो पहले इसके नाम से ही क्लियर है, एनुअल यानी कि वार्षिक, यानी वर्ष में एक बार, जनरल सामान्य। जब हर वर्ष किसी कंपनी को कोई वार्षिक मीटिंग सामान्य रूप से बुलाना ज़रूरी है, उसको हम एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग कहेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो हर कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, हर कंपनी को हम, अब बच्चे मैं एनुअल जनरल मीटिंग को सिर्फ एजीएम वर्ड से डिनोट करूँगी, तो हर कंपनी को एजीएम हर साल में कंडक्ट करानी ज़रूरी है। कंपनी थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल में जितनी भी मीटिंग्स करा रही है, वो वाली मीटिंग्स को छोड़ के वार्षिक रूप से एक मीटिंग बुलानी ज़रूरी है। कोई भी कंपनी जब इस तरह की मीटिंग बुलाएगी तो ये वाली सिर्फ वर्ष में एक बार होगी, और बाकी अन्य मीटिंग्स यानी कि नॉर्मल जो जनरल मीटिंग्स हैं वो आप वर्ष में कितनी भी बार बुला सकते हो। जब भी कोई कंपनी इस तरह की मीटिंग बुलाएगी तो इसके लिए शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया जाना ज़रूरी है, और उस नोटिस पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये जिस मीटिंग के लिए नोटिस है वो मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग है। कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ऐसी मीटिंग को बुलाने का अधिकार है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में एनसीएलटी या फिर ट्रिब्यूनल भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बुलाने का अधिकार रखता है। जब आप इस नोटिस को इस मीटिंग को बुलाने के लिए नोटिस सेंड करेंगे तो उस नोटिस पे एक तो आप लिखेंगे कि ये एजीएम है, दूसरा किस रीज़न के लिए आप एनुअल जनरल मीटिंग बिठा रहे हो उसका भी आपको वहाँ पे नोटिस में मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारे पास इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों बुलानी ज़रूरी है। आपके पास जो गिवन होगा वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में होगा, हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में करते हैं। सबसे पहला कि एक तो ये वर्ष में एक बार बुलाई जाती है, ये इसकी सबसे पहली इम्पॉर्टेंस है कि साल में एक ही बार बुलाई जाएगी, बार बार आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर डिस्कशन नहीं करेंगे। दूसरा, जब भी आप वर्ष में एक बार बुला रहे हो तो कंपनी के सारे मेंबर्स का ये गेट टुगेदर होगा, और कंपनी के सारे मेंबर्स के पास कलेक्टिव राइट्स होंगे। बच्चे मैंने पहले आपको राइट्स बताए थे, इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव राइट्स, यानी कि सदस्य के ऐसे अधिकार जो या तो वो व्यक्तिगत रूप से प्रयोग कर सकता है या फिर सबके साथ मिलके कर सकता है। गर्ल्स रिमेंबर दैट, याद आया? इंडिविजुअल राइट्स में जैसे मैंने कहा था शेयर्स ट्रांसफ़र करने का अधिकार, शेयर्स के अगर वो कोई कॉल की पेमेंट नहीं करता तो उसके 4 फीचर हो सकते हैं। वो एक सिंगल मेंबर के होने थे, उसके बाद किसी एक मेंबर के पास अधिकार है कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है। अब वापस आ जाइए मीटिंग पे, तो कलेक्टिवली कंपनी के मेंबर्स कंपनी के अफेयर्स को या उनकी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिस्कशंस होंगे उनमें सबसे पहला होगा कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है, यानी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे किया जाना चाहिए। सेकंड, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट मेंबर्स को प्रेजेंट की जाएगी। डायरेक्टर्स जो कंपनी को चला रहे हैं, और ऑडिटर, बच्चे ऑडिटर कौन होते हैं? गर्ल्स ऑडिटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं उन्हें हम ऑडिटर्स बोलते हैं। तो ऑडिटर और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को भी मेंबर्स के सामने एजीएम में प्रेजेंट किया जाता है। जिस वर्ष में वो मीटिंग बुलाई गई है उस वर्ष में कंपनी की
एक्टिविटीज़ की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी मेंबर्स को दी जाएगी। कंपनी की परफॉर्मेंस और प्रॉफिट लॉसेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। कंपनी के मेंबर्स के सामने कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जाएगा। और कंपनी ने अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो एजीएम में ऐसे रेजोल्यूशन को भी सभी मेंबर्स की सहमति से पास किया जा सकता है। तो बेटा इसके आगे हमारे पास है कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग जब की जाएगी तो उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आपके पास दो तरह से इसको क्लासिफाई करके दिया होगा, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्कस्ड या फिर स्पेशल ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्कस्ड। नॉर्मली आप क्या डिस्कस करोगे, अभी जो हमने डिस्कस किया कि डिविडेंड कितना देना है, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कैसे हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स की ऑडिटर्स की रिपोर्ट क्या है, आपने ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट करने हैं। और जो स्पेशल तरह की आप बात करोगे वो आप कहोगे कि कंपनी के आर्टिकल्स में आपको कोई ऑल्ट्रेशंस करने हैं, कंपनी के शेयर कैपिटल में आपको कोई चेंजेस करने हैं, या फिर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, रिन्यूअल कैसे करना है उनके कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन कितना देना है, उनको पारिश्रमिक कितना देना है, वो सब आप कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करोगे। उसके बाद कुछ वैधानिक प्रोविजंस हैं कंपनी की एजीएम के रिगार्डिंग। सबसे पहला टाइम इंटरवल, दूसरा नोटिस एंड प्लेस, और तीसरा अगर ऐसी मीटिंग कंडक्ट ना कराएं तो। फर्स्ट केस की बात करते हैं, टाइम इंटरवल, यानी कि अभी मैंने आपसे कहा कि हर कंपनी को साल में एक बार ये मीटिंग होल्ड करानी ज़रूरी है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के ऊपर स्पेसिफाई करना भी ज़रूरी है कि ये एजीएम है। अब बात करते हैं, हमने साल में एक बार करानी है, तो जब आपने एक साल में एक बार करा ली तो क्या सेम मंथ में नेक्स्ट ईयर भी आपको करानी है? तो ये कितना डिफरेंस हुआ, पूरे 12 मंथ्स का डिफरेंस हुआ ना। यस मैम। अब कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि कंपनी पहली एजीएम और नेक्स्ट ईयर जो एजीएम करनी है इनके बीच में 15 मंथ्स का गैप रख सकती है। अगर मैं कहती हूँ किसी कंपनी की मीटिंग अगर मान लो दिसंबर में हुई है या मान लो अक्टूबर में हुई है, तो नेक्स्ट ईयर भी अगर वो अक्टूबर में रखते हैं तो उनके पास पूरे 12 मंथ्स हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी का ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी कंपनी जब अपनी वार्षिक मीटिंग बुलाएगी तो उसमें 15 मंथ्स का गैप अलाउड है। यानी कि आप जो अगर अक्टूबर टू अक्टूबर नेक्स्ट ईयर बुला रहे हैं तो आपके पास 3 मंथ्स का और टाइम है। अगर आप कंपनी के रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एजीएम टाइम पे क्यों नहीं बुला पा रहे हैं, तो इसके लिए एजीएम आपको 3 मंथ्स का एडिशनल टाइम दे सकता है, लेकिन आपको उसी वर्ष में वो मीटिंग बुलानी ज़रूरी है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग्स की। तो अभी हमने कहा कि 15 मंथ्स का टाइम होना चाहिए 2 एजीएम के बीच में। साल में एक बार करानी है, आपने एक बार करा ली तो 15 मंथ्स का उनके बीच में गैप होना ज़रूरी है। इसके लिए एक नोटिस सेंड किया जाएगा, उस नोटिस पे लिखा होगा कि ये कंपनी की एजीएम के लिए कॉल है। उसके बाद अगर आप किसी भी नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हो तो कंपनी जैसे ही अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करती है, फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग 1 अप्रैल और क्लोजिंग 31 मार्च, तो क्लोजिंग होते ही कंपनी को 9 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी एजीएम को डिक्लेयर करना ही करना है। अब बच्चे 31 मार्च को ख़त्म हो गई तो उसके आगे 9 मंथ्स, दैट इज़ 31 दिसंबर, 9 मंथ्स आगे बात करें तो। लेकिन अगर कोई अदर केस है तो कंपनी को 6 मंथ्स के अंदर बुलाना ज़रूरी है। आई रिपीट, अगर कोई कंपनी अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग बुला रही है, पहली फर्स्ट, तो कंपनी को 9 मंथ्स का टाइम अलाउड है। जैसे कोई कंपनी अगर मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके लिए एग्जम्पशन है, अपवाद है कि वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग ना बुलाए, लेकिन जैसे ही उसका वो वित्तीय वर्ष ख़त्म होता है तो उसको उस नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर अंदर मीटिंग बुलाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई कंपनी का अलग केस है तो 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर किसी भी कंपनी को, यानी कि 31 मार्च के नेक्स्ट 6 मंथ्स, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंपनी की एजीएम को बुलाना ज़रूरी है।
अगर आप एडिशनल टाइम चाहते हो, 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम चाहते हो, तो कंपनी को रजिस्ट्रार के पास रीज़न देना पड़ेगा कि वो कंपनी की एजीएम के लिए टाइम एक्सटेंड कर दें, और ऐसा टाइम 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब मैं एक लमसम में रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को बुलाएगी। बुलाने के लिए अगर वो वित्तीय वर्ष के बीच में एस्टैब्लिश हुई है तो एजीएम बुलाना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही उसका वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उसके 9 मंथ्स के अंदर कंपनी अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकती है। जैसे 31 मार्च को ख़त्म हो रही है मीटिंग, तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च ख़त्म है, तो कंपनी अपनी मीटिंग 31 दिसंबर तक बुला सकती है। अगर कोई नॉर्मल कंपनी है जो ऑलरेडी बिजनेसेस कर रही है और अपनी एजीएम पहले भी बुला चुकी है, तो ऐसी कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी कि 31 मार्च को अगर ईयर ख़त्म हो रहा है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर एजीएम दोबारा बुलानी ज़रूरी है। तो बेटा नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी कि सितंबर तक कंपनी को एजीएम बुलाना ज़रूरी है, और अगर कंपनी नहीं बुलाती है तो रजिस्ट्रार से आप एडिशनल 3 मंथ्स की परमिशन ले सकते हो। दूसरा, नोटिस और प्लेस ऑफ मीटिंग, यानी कि जब भी आप ऐसी मीटिंग को बुलाओगे तो इसके लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस को आपको कम से कम 21 डेज पहले आपको वो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अगर आप 21 डेज का टाइम नहीं देते हो, इससे भी कम टाइम देना चाहते हो, तो ऐसा आप तभी कर सकते हो जब वोट देने वाले मेंबर्स की सहमति हो। तो आई रिपीट, एजीएम के लिए जो नोटिस दिया जाता है उसके लिए कम से कम 21 डेज का टाइम होता है कि 21 डेज के बाद आपकी एजीएम होगी। लेकिन अगर आप 21 दिन से भी कम का टाइम रखना चाहते हो, तो जिन सदस्यों के पास वोटिंग से संबंधित अधिकार हैं, ऐसे सदस्यों की सहमति लेके आप 21 दिन से भी कम का टाइम रख के सदस्यों की मीटिंग या अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकते हो। कंपनी की एजीएम कंपनी के जो व्यापारिक आवर्स होते हैं, बिजनेस आवर्स होते हैं, उन्हीं में बुला सकते हो। पब्लिक हॉलीडे जैसे होली, दीपावली, संडेज, इनमें आप नहीं बुला सकते हो कंपनी की मीटिंग। और कंपनी की मीटिंग का प्लेस, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप वहाँ बुला सकते हो। अगर किसी दूसरी जगह पे आप कंपनी की मीटिंग बुलाना चाहते हो तो इसके लिए आपको कंपनी के आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए और आपके मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए। उसके बाद अगर कंपनी ने जगह चेंज करनी है तो रेजोल्यूशन भी पास होगा। जैसे अगर आप पहली एनुअल जनरल मीटिंग जब करा चुके हो, वहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसी मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करवा लिया जाएगा कि नेक्स्ट एजीएम आपकी यहाँ पे ना होके किसी दूसरी जगह पे होगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अगर हम एजीएम नहीं कराते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट, कंपनी का ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी भी हमें यानी कंपनी को बोल सकता है कि आपने कंपनी के रूल्स फॉलो, कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं किया या आपने आर्टिकल्स के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो कोई किसी भी मेंबर की शिकायत पर कंपनी को वो एजीएम बुलाने के लिए कॉल किया जा सकता है। दूसरा रीज़न, अगर कंपनी ऐसा करने में डिफ़ॉल्ट करती है या जिन मेंबर्स ने जानबूझ के ऐसा किया है, वो उनके लिए एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, उनको फ़ाइन देना पड़ेगा जो कि आपका 1 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। या फिर उनको अगर ऐसा डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है, यानी कि ट्रिब्यूनल के नोटिस के बाद भी कंपनी एजीएम नहीं बुलाती, तो इस केस में कंपनी के डायरेक्टर्स को एडिशनल फ़ाइन देना होगा जो कि उनका 5000 रुपीज़ हो सकता है, 5000 पर डे। तो जितने दिन तक वो एजीएम नहीं बुलाते उतने दिन तक का उन्हें फ़ाइन देना होगा। तो बच्चे टोटली अब हमारा ये था एजीएम। दूसरा बड़ा शॉर्ट में आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि जो असाधारण होगा, कंपनी की वैधानिक सभा और वार्षिक सभा के सिवा और जितनी मीटिंग बुलाई जाएंगी जिसमें आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आप ऐसी मीटिंग बुला रहे हो, तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। इस तरह की मीटिंग 2 वार्षिक सभाओं के बीच में बुलाई जा सकती है। इट इज़ कॉल्ड बिटवीन 2
कॉन्जिक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि 2 वार्षिक सभाओं के बीच में अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो आप वार्षिक सभा की वेट नहीं करोगे, आप शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के लिए बुला सकते हो। अब इस तरह की मीटिंग को हम क्यों बुलाएंगे, रीजंस क्या हैं? आप बुलाओगे अगर आपने आर्टिकल्स में कोई चेंज करने हैं, आपने मेमोरेंडम में कोई चेंजेस करने हैं, आप फ्रेश डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो, कंपनी के कैपिटल में चेंजेस करना चाहते हो, या फिर आपको कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है, तो कंपनीज के शेयर होल्डर्स वार्षिक सभा का वेट ना करके बल्कि साल के बीच में किसी अन्य मीटिंग को बुला सकते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहेंगे। कौन कौन बुला सकता है? या तो कंपनी के डायरेक्टर्स बुला सकते हैं, उसके बाद कंपनी के वो सदस्य बुला सकते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं या 95% शेयर कैपिटल जिनके पास है, ऐसे सदस्यों के पास भी अधिकार है कि वो डायरेक्टर्स को किसी भी टाइम कह देंगे कि आप मीटिंग बुलाइए और उसके लिए सेम 21 डेज का टाइम दिया जाएगा। दूसरा, कुछ मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर भी डायरेक्टर्स ऐसी मीटिंग को बुला सकते हैं, जैसे जिन शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के कम से कम 10% पेड अप शेयर कैपिटल है और जिनके पास वोटिंग राइट है, ऐसे मेंबर्स कंपनी की डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करके मीटिंग्स बुला सकते हैं। और जब भी मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया है तो उस रिक्वेस्ट को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जब सबमिट कराया जाएगा तो उस पर मेंबर्स के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में वो नोटिस इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसे रिक्वेजिशन या ऐसे रिक्वेस्ट के 45 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को मीटिंग बुलानी ज़रूरी है और सेम केस 21 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा और उसके नेक्स्ट 45 डेज़ में आपको वो मीटिंग कंडक्ट करानी है। थर्ड केस, अगर मेंबर्स डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ऐसे मेंबर्स या ऐसे वो सदस्य जो कंपनी से संबंधित हैं वो खुद भी कंपनी के किसी भी मैटर को डिस्कस करने के लिए मीटिंग को बुला सकते हैं, या फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेसिफिक टाइम में यानी 45 डेज़ में मीटिंग को कराने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो ऐसे मेंबर्स खुद भी कंपनी की मीटिंग को बुला सकते हैं जिसमें वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फेलियर के केस में डायरेक्टर्स को बदले में फ़ीस देनी होगी, मतलब उनको बदले में पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लास्ट है हमारे पास NCLT। कंपनी की मीटिंग बुलाने का अधिकार कंपनी के शेयर होल्डर्स को है, कंपनी के मेंबर्स को है, लेकिन किसी डायरेक्टर की या किसी मेंबर की एप्लीकेशन के बेसिस पे जिसको वोट डालने का अधिकार है, ऐसा व्यक्ति NCLT को रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकता है। और इस तरह की मीटिंग के लिए डायरेक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि कंपनी का कोई एक सदस्य भी ऐसी मीटिंग में प्रेजेंट हो सकता है। लास्ट है बच्चे हमारे पास क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग हमने कल भी डिस्कस किया था। जब एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर्स के लिए हम मीटिंग बुलाते हैं, अब इस मीटिंग को बुलाने का पर्पस क्या है? सबसे पहला, आप उस क्लास वाले शेयर्स को दूसरी क्लास पे कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जैसे 10, 20 और 50। अब आप कहते हो कि 20 रुपीज़ वाले शेयर सिर्फ 200 है, आप उनको 50 वाले में मर्ज करना चाहते हो, तो इसके लिए आप उन शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओगे जो 20 रुपीज़ वाले शेयर होल्डर्स हैं। दूसरा, उनके अधिकार या उनके दायित्व में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो इसके लिए भी आप क्लास मीटिंग बुलाओगे। और कोई भी चेंज तभी किया जा सकता है जब उसके लिए या तो आप प्रस्ताव पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन, और अगर आपके 75% आपके पास जो बुक में मेंशन है बेटा वो 3/4 है। अगर आप 3/4 याद नहीं रख सकते तो आप 75% याद रखना। 75% क्लास शेयर होल्डर्स जब एग्री करते हैं कि उनके अधिकारों में या दायित्व में परिवर्तन लॉजिकल है तो ही उनकी सहमति पे उनके अधिकारों में हम चेंजेस कर सकते हैं और उनकी शेयर्स को दूसरी क्लास के शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे चेंजेस को करने के लिए कंपनीज एक्ट में जो भी मेंशन किया गया आपको उन रूल्स को, उन प्रोविजंस को फॉलो करना है। साथ में कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में जितना ऑल्ट्रेशन आपने डिफाइन किया है उस लिमिट तक ही आप ऑल्ट्रेशंस कर सकते हो। बच्चे क्लियर है यहाँ तक आप सबको?
और अगर कोई कंपनी बिना रेजोल्यूशन पास किए ऐसे चेंजेस कर देती है तो ये एक पनिशेबल होगा, कंपनी को फाइन पे करना पड़ेगा, और जिन मेंबर्स ने ऐसा किया है वो मेंबर्स डिफ़ॉल्टी मेंबर्स माने जाएंगे और उन मेंबर्स को वो फाइन पे करना पड़ेगा। बच्चे दैट्स ऑल फॉर शेयर होल्डर्स मीटिंग। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें हमने किया शेयर होल्डर्स की मीटिंग 3 टाइप की हमने डिस्कस करनी है। एनुअल जनरल जो साल में एक बार बुलाई जाएगी, अगर नेक्स्ट ईयर एनुअल जनरल मीटिंग का हम वेट नहीं कर सकते, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुला लेंगे। तीसरा, अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स के लिए हम अलग मीटिंग बुला सकते हैं जिसको हमने क्लास मीटिंग कहा। शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग और थी स्टैट्यूटरी या वैधानिक मीटिंग, जो कंपनीज एक्ट 1956 में डिफाइन थी लेकिन 2013 वाले एक्ट में इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स।